जाता है, या फिर इतिहास का पन्ना जब पलटाओगे पता चलेगा, जब जब सत्ता केंद्रीकृत होता है वहां पर निरंकुशता आ जाता है। लेकिन मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होते हुए भी यह निरंकुश नहीं था। चूंकि लोकतंत्र में हम जानते हैं सत्ता का जो है बंटवारा हो जाता है, विभिन्न स्तरों पर बांटा जाता है सत्ता को, इसलिए यहाँ पर निरंकुश नहीं हो सकता है। क्योंकि निरंकुश होगा क्योंकि तुम्हारे अकेले से तो चल नहीं रहा शासन, तुम्हारे ऊपर पदाधिकारी बैठा हुआ है, तुमको निष्कासित कर देगा अगर जरा भी तुम गड़बड़ करा तो। इसलिए यहाँ पर अभी लोकतंत्र में ही देख रहे वर्तमान में। और राजतंत्र में होता था प्राय लगभग जो है केंद्रीकृत शासन होता है, वहाँ पर राजा जो है निरंकुशता का रास्ता अपना लेता है। तो ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छा साम्राज्य हुआ और बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। मौर्य प्रशासन में जो है मुख्य रूप से क्या क्या जानेंगे अभी जानने वाले हैं इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जो है मौर्यकालीन प्रांत, कितने प्रांत थे, उनका शासन कैसे चलता था, उनकी राजधानियां कहाँ थी, उसके बाद सैन्य व्यवस्था। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, तो शक्तिशाली होने के पीछे कहीं ना कहीं उस संकेत मिलता है कि उनका सैनिक व्यवस्था अच्छा होगा। चूंकि सैनिक व्यवस्था अच्छा होगा तभी वो अपना साम्राज्य विस्तार कर पाया। उसके बाद जानेंगे न्याय व्यवस्था। ठीक है, किस तरह के का न्यायालय होता था, किस तरह फैसला सुनाया जाता था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो है न्याय का व्यवस्था कैसा था, क्या सही प्रकार से न्याय मिल पाता था लोगों को, क्या अभी के तरह ही केस को सिर्फ कागज के पन्नों में डालकर पेंडिंग में डाल दिया जाता था। ठीक है, अभी तो क्या देखते हैं, कोई भी केस होता है, कोई मामला आता है, बस तारीख पर तारीख मिलते रहता है। ठीक है, मामला टलते जाता है, और समझ लो अगर न्यायिक व्यवस्था में प्रक्रिया में तुम कहीं फंस गया तो बड़ा मुश्किल होता है निकलना आजकल के ज़माने में। तो ये बात है कि सबसे बच के रहना चाहिए। उसके बाद जानेंगे गुप्तचर व्यवस्था। जानते हो ना, प्रशासन जब राजा लोग चलाता था उस टाइम गुप्तचर व्यवस्था होता था। कहने का मतलब जो गुप्त सूचनाएं, गुप्त रूप से सूचनाएं एकत्रित करता था, राजा के बारे में क्या चल रहा है, या उसके बाहरी विभागों से जानकारी प्राप्त करता था कैसा प्रशासन चल रहा है, या राजा के प्रति षड्यंत्र चल रहा है। ये सब चीज को पता लगाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना भेष बदल के गाँव में घूम घूम के पता लगाता था क्या चल रहा है। तो सभी चीज को जानते हैं। पहले प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे, उसके बाद मौर्यकालीन प्रांत, कितने प्रांत थे, उनकी राजधानियां कहाँ थी, उसके बाद सैन्य व्यवस्था, कैसा सैनिक था, कितने प्रकार का सैनिक था, उसके बाद जो न्याय व्यवस्था जानेंगे, किस तरह का न्यायालय था उस समय, उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, तो सभी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कालीन प्रांत में जो है सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था, प्रशासन का सबसे प्रधान अधिकारी राजा होता था। ठीक है, और राजा से अगर छोटे पदाधिकारी की बात करें, ठीक है, अमात्य कहलाता था, जो कि मंत्री, और राजा का मदद करने के लिए बहुत सारा मंत्री हुआ करता था, जैसे अभी है, सेम प्रशासन था। ठीक है, उसके बाद अमात्य से छोटा अधिकारी तीर्थ कहलाता है, जो तीर्थ जो है मंत्री के अंदर काम करता था। और तीर्थों का संख्या अगर क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में बनाकर कि मौर्यकालीन प्रांत में तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18। ठीक है, उसके अलावा अगर अध्यक्षों की बात करें तो अध्यक्ष कितने थे, 26। ठीक है, 26। उसके अलावा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो मौर्यकालीन प्रांत की जब बात आती है तो मौर्यकालीन प्रांत को उस समय चक्र कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, मौर्य काल में जो प्रांत होता था, जो राज्य होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था, चक्र के नाम से। हालांकि ध्यान दो, हम क्या बताएं, मौर्य प्रशासन एक जो है मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य था, जो वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र तक फैला हुआ था, पूरा भारत को लेकर एक। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो है, इतना बड़ा प्रशासन चलाना एक अकेले व्यक्ति के लिए मुश्किल भरा काम होता है। वर्तमान में देख रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री अकेले प्रशासन को चला सकता है, नहीं। तो इसके लिए क्या करा गया है, पूरे देश को जो है विभिन्न राज्यों में डिवाइड किया गया है, और उन राज्यों के लिए मुख्यमंत्री का व्यवस्था किया गया है, राज्यपाल का व्यवस्था किया गया है, बहुत सारे मंत्री परिषद होता है राज्य में भी। उसके अलावा उससे भी छोटा डिवाइड करा गया है, मुख्यमंत्री से भी पूरा बिहार नहीं संभलेगा, पूरा स्टेट नहीं संभलेगा। फिर क्या किया जाता है, जिलों में डिवाइड किया गया, और जिलों में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डाल दिया गया है, जिला पदाधिकारी, वो सारे कार्यों को देख रहा है। ठीक है, उसी तरह से डिवाइड अब देखते हैं, प्रखंड होता है, प्रखंड में वीडियो देखते हैं हम लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी। उससे भी छोटा अगर चलें तो उससे भी छोटा ग्राम पंचायत होता है, जिसके अंतर्गत मुखिया का व्यवस्था करा गया है। तो इस तरह से क्रमिक रूप से सत्ता का विभाजन किया गया है। सेम ऐसे था उस समय भी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, अकेले राजा तो संभाल नहीं सकता था। ठीक है, तो याद रखना, मौर्यकालीन प्रांत को जो चक्र कहा जाता था, और मौर्य काल में जो है कुल प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, याद रखना। और 5 कैसे हुए हम बताते, पहले 4 था। तो जब अशोक से पहले, जो अशोक का जो पिताजी था बिंबिसार, साथ ही साथ दादा जो हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय में 4 ही प्रांत थे। ठीक है, तो याद रखते हैं कौन कौन सा प्रांत था। उत्तरापथ जो होता था, उत्तरापथ था
उत्तर की तरफ, भारत के उत्तर की तरफ अगर मैप पर ध्यान दें तो उत्तर की तरफ जो है पाकिस्तान क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र जो पड़ता है, उधर इसका विस्तार था उत्तरापद का, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी तक्षशिला, और वही तक्षशिला जहां पर कि एक समय जो है बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था, और विद्रोह को दबाने के लिए अपने ही पुत्र, 2 पुत्रों को भेजा गया था। पहले सुसीम को भेजा गया, उससे नहीं संभला तो फिर किसको भेजा गया, अशोक को भेजा गया। और जब विजयी हो जाता है, विद्रोह को दबा देता है, तो क्या होता है, उन्हें वहां का राज्यपाल बना दिया जाता है, ठीक है, वहां का शासक बना दिया जाता है। और साथ ही साथ कहाँ का राज्यपाल था वो, उज्जैनी का। कहाँ का था, उज्जैनी का। तो यही तक्षशिला, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद जो दक्षिणापद जो था उसका राजधानी था सुवर्णगिरी, ठीक है, याद रखना, स्वर्णगिरी। उसके बाद अवंती, अवंती का राजधानी था उज्जैनी, ठीक है। और लास्ट में हम क्या बताए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है कि बिंदुसार के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 4। तो एक प्रांत जो है बढ़ गया, कब बढ़ गया, जब कलिंग युद्ध करता है 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अशोक के द्वारा कलिंग को जब जीता गया तो प्रांतों की कुल संख्या कितनी हो गई, 5। और कलिंग का जो राजधानी था तोसली, ठीक है, तो याद रखना। तो विभिन्न प्रांतों की राजधानियां हम सीख गए, कौन कौन से, उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी, प्राची जो इसका राजधानी पाटलिपुत्रा। और ये जो पाटलिपुत्रा है, हम क्या देखते हैं वर्तमान में, हमारा जो देश है विभिन्न राज्यों में डिवाइड है, और पूरा देश का राजधानी हमारा कहाँ है, न्यू दिल्ली है। और इसके अलावे पूरे देश का, और पूरे देश के अंतर्गत सभी राज्य आ गए। अब वहीं पर विभिन्न राज्यों का भी अलग अलग राजधानियां हैं, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि भारत का अपना राजधानी है, उसके अलावे विभिन्न प्रांतों की अलग अलग राजधानी है। सेम ऐसा ही था, यहाँ पर भी जो है 5 प्रांत थे, 5 प्रांतों के अलग अलग राजधानियां थी। साथ ही साथ पूरे साम्राज्य का एक राजधानी था, कौन सा था, पाटलिपुत्र। कौन सा था, पाटलिपुत्र। तो उसके बाद जो है कलिंग का राजधानी कहाँ हो गया, तोसली। तो यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखे हैं केंद्र, केंद्रीय शासन। हम जानते हैं भारत में जो केंद्र सरकार यानी कि पूरे देश लेवल का जो शासन चलाने वाला होता है प्रधानमंत्री है, ठीक है। उसी तरह से मौर्य काल में हम क्या देखते हैं कि केंद्रीय शासन का जो प्रमुख होता था राजा होता था, ठीक है, याद रखना। और केंद्र को जो है विभिन्न प्रांतों में डिवाइड किया गया था, क्रमिक रूप से लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। पहले केंद्र हो गया, ठीक है, पूरा केंद्र कहला गया तुम्हारा मौर्य साम्राज्य, जहां तक इसका विस्तार था। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, कौन होता था, राजा। उसके अलावा इससे छोटा केंद्र को जो है प्रांतों में डिवाइड किया गया था। और प्रांत का जो अधिकारी होता था, यानी प्रांत को जो चलाता था शासन, क्या कहलाता था, कुमार या आर्य पुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रांतों की बात करें, हम क्या जाने, अभी 5 प्रांत पड़े, ठीक है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, उसके बाद दक्षिणापद जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, प्राची जो मध्य देश कहलाता है इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, उसके बाद कलिंग, तोसली। इन्हीं 5 प्रांत का जो अधिकारी होता था किसके द्वारा चला जाता था, आर्यपुत्र के द्वारा। हम एक ध्यान दो, आर्यपुत्र जो होता था यानी जो राजकुमार होता था उसको जो पहले प्रांतों का शासक बनाया जाता था। प्रांत का शासन चलाने के दौरान उसे जो है बहुत सारा अनुभव होता था, और उन्हीं अनुभवों का प्रयोग करके बाद में फिर उत्तराधिकारी बनता था। और उससे परीक्षण भी हो जाता था कौन सा ज्यादा योग्य है राजा बनने के लिए, ठीक है। तो इससे टेस्टिंग भी हो जाता था और बहुत सारा अनुभव भी हो जाता था। तो याद रखना कि प्रांतों का जो प्रधान अधिकारी होता था, प्रमुख संचालक होता था, क्या कहलाता था, आर्यपुत्र या कुमार, ठीक है। उसके बाद प्रांत को जो है मंडल में डिवाइड करा गया था, ठीक है। मंडल जैसे मानते हैं कि भागलपुर क्या है, मंडल है, जिला जिसको हम बोल सकते हैं। एक होता है परमंडल, हम लोग का परमंडल भी क्या है, भागलपुर है। 8-9 जिला को मिलाकर एक परमंडल बनाया जाता है, और मंडल मतलब जिला। तो याद रखना प्रांत जो होता था राज्य, अभी भी देख रहे हैं राज्य को जिलों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार से प्रांत को जो है मंडल में विभाजित किया गया था। और इसका जो प्रमुख शासक संचालक होता था, शासन को चलाने वाला होता था, प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ देगा। मंडल जो होता था उसमें मंडलों को जब प्रधान प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहलाता था प्रदेष्टा या प्रादेशिक। उसके बाद जो है मंडल को विषय में डिवाइड किया गया था, जिसको आहार भी बोला जाता है। और इसका जो संचालक कहलाता था विषयपति या स्थानिक, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। और उसके बाद सबसे छोटी इकाई जो होता था ग्राम, वर्तमान में भी वही बात है, सबसे प्रशासन का सबसे छोटा इकाई ग्राम है, गांव है, ठीक है। यहाँ का अधिकारी क्या कहलाता, मुखिया कहलाता था, उस समय कहलाता था ग्रामीणी। क्या कहलाता था, ग्रामीणी। तो सबसे छोटा इकाई, अगर क्वेश्चन पूछ ले मौर्य प्रशासन का सबसे छोटा इकाई क्या होता था, ग्राम, ठीक है। और ग्राम का जो अधिकारी होता था क्या कहलाता था, ग्रामीणी, ठीक है। और 10 गांव को मिलाकर जो है एक गोप बनाया गया था, गोप एक अधिकारी होता था। उसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, सैन्य व्यवस्था। जानते हो मौर्य प्रशासन का इतना विस्तार हो पाना कहीं न कहीं उसकी सैनिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है, उसका सैनिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होगा,
बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा। याद रखना कि मौर्य साम्राज्य का जो सेना था बहुत ही विशाल था, और इसे जो है चाणक्य ने चतुरंग बल कहा, जिसके अंतर्गत सेनाओं को जो 4 भागों में डिवाइड करा, पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार और रथ। और इंडिका की अगर माने तो 6 लाख जो पैदल सेना था, 50,000 घुड़सवार था, 9,000 हाथी था और 800 रथ था। ठीक है, तो याद रखना चारों प्रकार की सेना। पैदल सेना की बात हो गया 6 लाख, हाथी कितना हो गया 50,000, घुड़सवार 9,000 और रथ कितना था 800। ठीक है, उसके बाद जो याद रखना एक पंक्ति याद जस्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बना पूछ सकता है कि मौर्य सेनाओं को किसने डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन ने। तो याद रख लेना 4 प्रकार की सेनाएं थी, इस तरह से जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। अब आगे बढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। उस समय भी जो है न्याय व्यवस्था, जो यहाँ पर लिखे राजा जो अंतिम न्यायालय व न्यायाधीश, सबसे अंतिम फैसला अभी जानते हैं हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास रहता है कि सजा को कम कर देता है, किसी को फांसी की सजा माफ कर देता है याचिका दायर करने के बाद। तो उस समय जो होता था राजा ही जो है अंतिम न्यायालय होता था। इतना बड़ा प्रांत का न्याय व्यवस्था अकेले देख पाना राजा के लिए असंभव था, इसलिए उन्होंने क्या करा था, विभिन्न स्तरों पर जो है न्यायालय का स्थापना करा था। तो सबसे छोटा न्यायालय होता था ग्राम न्यायालय, ठीक है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा में जो है ग्रामीण या फिर ग्राम वृद्ध जो होता था, बूढ़ा लोग, ठीक है, जैसे पंचायत में भी बैठता है उसी तरह से उस समय भी था। तो सबसे छोटा ने सबसे बड़ा का अगर बात करें, सबसे बड़ा राजा ही होता था न्यायालय और खुद न्यायाधीश भी। और अगर छोटे का बात करें, सबसे छोटा होता था ग्राम सभा, जहां पर फैसला जो है ग्रामीणी या फिर ग्राम वृद्ध द्वारा सुनाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमें मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार का न्यायालय देखने को मिलता है। एक को कहा जाता धर्मस्थीय, दूसरा कहा जाता था कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय वो होता था जिसके अंतर्गत दीवानी मामला सुलझाया जाता था, यानी जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाया जाता था। किस न्यायालय में? धर्मस्थीय न्यायालय में। और इसका जो प्रमुख न्यायाधीश क्या कहलाता? व्यवहारिक कहलाता था। क्या कहलाता था? व्यवहारिक। यानी कि धर्मस्थीय न्यायालय का जो जज होता था क्या कहलाता था? व्यवहारिक। और धर्मस्थीय न्यायालय क्या होता था? वैसा न्यायालय जहां पर जो है जमीन से जुड़े मुद्दों को सुलझाया जाए, उसे क्या कहते थे? धर्मस्थीय न्यायालय। और पता चल गया धर्मस्थीय न्यायालय का प्रधान अधिकारी कौन होता था? जज कौन होता था? व्यवहारिक। उसके बाद दूसरा था कंटक शोधन। कंटक शोधन वैसा न्यायालय था जिसके अंतर्गत फौजदारी मामला, अर्थात हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत मार हो गया, मारपीट हो गया, खून खराबा हो गया, चोरी डकैती हो गया, इत्यादि मामले को सुलझाया जाता था किस न्यायालय में? कंटक शोधन में। ठीक है, और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था, इसका जो जज होता था, इसका जो न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रदेश या फिर कमिश्नर। क्या क्या कहलाता था? प्रदेश या कमिश्नर। इस तरह हम देख लिए न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था हम समझ लिए। सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायाधीश कौन होता था? राजा। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा होता था ग्राम सभा, जहां की ग्रामीण या फिर ग्राम वृद्ध द्वारा फैसला सुना जाता था। इसके अलावा 2 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं, पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय विशेष न्यायालय था जिसके अंतर्गत दीवानी मामलों को सुलझाया जाता था, कहने का मतलब जो है जमीन से जुड़े विवादों को। ठीक है, तो ये धर्मस्थीय न्यायालय हो गया, व्यवहारिक इसका अधिकारी हो गया। उसके बाद कंटक शोधन जिसके अंतर्गत फौजदारी, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें चोरी डकैती, मारपीट, खून खराबा इत्यादि के बारे में जो है सुलझाया जाता था, वो फौजदारी न्यायालय होता था। और कंटक शोधन कहलाता था, इसका अधिकारी जो था जज क्या कहलाता था? प्रदेश या कमिश्नर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं गुप्तचर व्यवस्था। जानते हो ना, किसी भी शासक प्राचीन काल में जब मूवी देखते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था होता है, बगल वाले राज्य में जाकर जो है ना पता करता है क्या हमारे कहीं आक्रमण का तो योजना नहीं बना रहा, उसको आके राजा के पास महाराज करते हुए आता है कि गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो गुप्तचर ही था। तो गुप्तचर व्यवस्था जो है, गुप्तचर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? महामात्याप सर्प कहा जाता था। याद रखना, मौसन पूछ लेगा कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो है गुप्तचर विभाग का क्या नाम था, या गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्याप सर्प। ठीक है, उसके अलावा जो है उस समय 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्थाएं थी। पहला था संस्था, दूसरा था संचरा। संस्था होता है एक कमेटी, सपोज दैट अभी भी देखें संस्था मतलब कोई उसमें संगठित रूप से व्यक्ति होता है, कोई अध्यक्ष सचिव रहता है, उसमें कोई भी कार्य किया जाता है। तो संस्था जो होता था संगठित होकर कार्य करता था, संगठित होकर, ठीक है, सूचना एकत्रित करता था। और दूसरा होता था संचारा, जो कि घुमक्कड़ होता था। घुमक्कड़ मतलब घूम कर, ठीक है, बाहरी विभागों का जानकारी और साथ ही साथ प्रांत में घूम कर राजा के प्रति कैसा भावना है, कैसा विचार है, उसका पता लगाता था। और साथ साथ जो है गुप्तचर व्यवस्था से जो है राजा को जो अपने प्रति षड्यंत्र का भी पता चल जाता था, क्या राजा के प्रति कहीं अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है उससे जानकारी मिल जाता था। ठीक है, तो याद रखना गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, पहला संस्था, दूसरा संचरा। संस्था जो स्थिर होकर सूचना एकत्रित करती थी, संचरा होता था घुमक्कड़ होता था जो घूम कर सूचना एकत्रित करता था। उसके अलावा जो है गुप्तचर को जो है गूढ़ पुरुष भी कहा गया। याद रखना, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो है गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। ठीक है, और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसको कहा गया है सर्प महामात्य। क्या कहा गया है? सर्प महामात्य। उसके अलावे
प्रशासन के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपराध को रोकने के लिए पूरी पुलिस व्यवस्था भी थी, ठीक है। तो पुलिस व्यवस्था को जो है उस समय रक्षीन कहा गया है। यह हमें कैसे जानकारी मिला? अर्थशास्त्र। चूंकि हम जानते हैं ज्यादातर अर्थशास्त्री हमें जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, चूंकि अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौटिल्य खुद मौर्य प्रशासन का कौन था? प्रधानमंत्री था, ठीक है, इसलिए उससे हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो याद रखना, गुप्तचर व्यवस्था के अलावा वहां पर जो है नगर की व्यवस्था, रक्षा शांति के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी, जिसे क्या कहा जाता था? रक्षीन। और इसकी जानकारी में कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र। इस प्रकार से हम देखें मौर्य प्रशासनिक इकाई व्यवस्था देख लिए, मौर्यकालीन प्रांत देख लिए 5 प्रांतों के बारे में। उसके अलावा देख लिए कि प्रांत विशाल से साम्राज्य को कितने भागों में डिवाइड करा गया था और वहां पर किसके द्वारा शासन किया जाता है, कौन सा अधिकारी का नाम क्या था, ठीक है। तो केंद्र में राजा हो गया, प्रांत का कुमार या पुत्र, मंडल का प्रदेश या प्रादेशिक विषय का आहार होता, विषय आहार का विषयपति या स्थानीय कहलाता था, और ग्राम का ग्रामणी जो सबसे छोटा होता था। उसके अलावा सैन्य व्यवस्था में जाने 4 प्रकार की सेनाएं थी, ठीक है, पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ। और इसे जो है डाकुओं का गिरोह कहा है किसने? जस्टिन ने। और न्याय व्यवस्था के जाने अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकारी न्यायालय का कौन होता? राजा। सबसे छोटा ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम विरुद्ध करते थे। उसके अलावा 2 प्रकार का न्यायालय, धर्मस्थी और कंटक शोधन, ठीक है। उसके अलावा हम गुप्तचर व्यवस्था में जान ले 2 प्रकार की व्यवस्था थी, पहला था संस्था, दूसरा संचरा। संस्था जो घूम घूम कर सूचना एकत्रित करती थी, संचरा जो स्थिर होकर। इस तरह से तुम लोग जो है इसको रिविजन कर लेगा और बेहतर रूप से इसका आज आई होप समझ में आ गया होगा।